व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता, नीड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या ज़रूरत होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात होती है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। पृथ्वी विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, परंतु सभी स्थान पर सभी संसाधन हों ऐसा ज़रूरी नहीं। कहीं कोयला, लोहा आदि खनिज उत्पादों की खदानें हैं, तो कहीं की भूमि बहुत उपजाऊ है। कहीं पर नदियाँ, तालाब, झरने बहुत बहुतायत में हैं और कहीं पे रेगिस्तान हैं, कहीं पर तेल के कुएं हैं। ऐसी अवस्था में राष्ट्र के पास दो ही विकल्प हैं, जो हैं उसमें संतुष्ट रहा जाए, और जो अत्यधिक है उस अधिक मात्रा को अपने देश में यूज़ किया जाए और सरप्लस यानी कि अधिशेष को दूसरे देशों में दे करके उससे लाभ कमाया जाए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ जो है उसी से संतुष्ट रहा जाए, इससे बेहतर है कि जो प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में हैं उन्हें अन्य देशों को देकर के लाभ कमाया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। संभवतः इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की कमी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता महसूस हुई होगी। एक और कारण है उत्पादन के तत्वों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। श्रम, पूंजी, कच्चा माल किसी भी देश के उत्पाद के लिए उत्पादन के आवश्यक तत्व हैं। प्रत्येक राष्ट्र की उत्पादन लागत व श्रम क्षमता अलग अलग होती है। जैसे भारत देश में श्रम सस्ता है, प्रत्येक राष्ट्र कम कीमत पर अधिक लाभ चाहता है, अतः इसके लिए वह सस्ता माल चाहता है, और श्रम भी सस्ता अगर है तो अन्य देशों से वो आयात कर पाता है। तो इसी वजह से सस्ता माल और सस्ता श्रम मिल सके, इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता महसूस हुई। एक और बात आती है विशिष्टता। हम सभी जानते हैं कि हर राष्ट्र की एक अपनी विशिष्टता या स्पेशलाइजेशन है। जैसे चीन व जापान, इनकी तकनीकी बहुत प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में जूट के उत्पाद बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इन विशेषता के आधार पर अन्य राष्ट्र भी इनसे संपर्क करके इनकी विशेषताओं का लाभ उठा पाते हैं। लागत का लाभ, जो वस्तु किसी अन्य राष्ट्र में क्रय लागत पर मिलती है उसका प्रयोग व्यापार ही हो सकता है, उसका प्रयोग व्यापार के माध्यम से ही हो सकता है। अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी प्रचुर मात्रा में हो रही वस्तु को अन्य देशों में अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात संभवतः समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। घरेलू व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता क्या है। तो घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भिन्नता है वह क्या क्या है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता क्या है। माफ़ कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। आइए अब जानते हैं घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता क्या क्या है। कार्यक्षेत्र। घरेलू व्यापार में एक ही देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कार्य किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो या दो से अधिक राष्ट्रों के साथ देश की सीमा के बाहर व्यापार होता है। व्यापारिक पक्ष। व्यापार से संबंधित सभी पक्ष जैसे लेनदार, अंशधारी, कर्मचारी, मध्यस्थ, साझेदारी एक ही देश के हो सकते हैं। साझेदार वगैरह ये सब एक ही देश के हो सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इसमें विभिन्न संबंधित पक्ष अलग अलग देश के हो सकते हैं, होते ही हैं। अंशधारी। एक ही राष्ट्र के अंशधारी होते हैं। यहाँ विभिन्न देशों के निवासी अंशधारी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रतिबंध की बात करें तो एक ही राष्ट्र में व्यवसाय के लिए अनेक प्रतिबंध होते हैं, मगर यह कम होते हैं अपेक्षाकृत, और यहाँ देश के बाहर व्यवसाय करने में प्रतिबंध और कागजी कार्रवाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। आवश्यकता। व्यापार आवश्यकता के कारण किया जाता है। यहाँ व्यापार उत्पादन लागत कम करने के लिए किया जाता है।
विदेशों में व्यापार क्यों करते हैं? उत्पादन लागत कम करने के लिए। जोखिम, इस व्यापार में जोखिम कम रहता है। इस व्यापार में मार्ग का जोखिम, भुगतान का जोखिम वगैरह ये रहता है। मांग व पूर्ति, एक ही राष्ट्र में दूरी कम होने के कारण मांग की पूर्ति जल्द हो जाती है। विदेश से दूरी अधिक होने के कारण वैधानिक कार्रवाई के कारण मांग की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती और कभी कभी काफ़ी देरी हो जाती है। भुगतान, इस व्यापार में भुगतान सरल होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है या विदेशी विनिमय बैंकों की मदद लेनी पड़ती है। विभिन्न देशों में मूल्य स्तर यहाँ उच्चावचन होता रहता है। अलग अलग देशों में सेम वस्तुओं के मूल्य अलग अलग होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्यों में फ्लक्चुएशन यानी घटना बढ़ना, इसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। यहाँ जनरली मूल्य समान रूप से होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अंतर्राष्ट्रीय जो इनलैंड ट्रेड होता है राष्ट्रीय व्यापार में, घरेलू व्यापार में। राजनीतिक प्रभाव, घरेलू व्यापारियों को देश की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी रहती है, अथवा राजनीतिक प्रभाव को सरलता से निपटा लेते हैं। लेकिन प्रत्येक देश की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं जिनका व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से व्यापार में अनेक कठिनाइयां तब आती हैं जब किसी विदेशी कंपनी को उस देश में जहां पर वो व्यापार कर रही है वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी ना हो। टैक्स की अगर हम बात करें तो एक ही देश में व्यापार के कारण कर नीति काफ़ी सरल होती है। कई देशों में व्यापार करने के कारण करों की दरों में भिन्नता होती है और इससे भी डील करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये अपने अंतर यहाँ जाने हैं। अब हम आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको कुछ गतिविधियों में शामिल होना होता है। इनमें से अधिकांश गतिविधियों में आप या किसी एक गतिविधि में आप शामिल हो सकते हैं। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें माल का आयात या निर्यात हो सकता है, उसमें उन सारी विधाओं को शामिल किया जा सकता है जिन जिन में व्यापार हो सकता है। जैसे आयात करना, विदेशों से माल मंगाना, निर्यात करना, विदेशों में वस्तु बेचना, इसके अलावा आयात या निर्यात की सेवाएं देना। आयात और निर्यात की सेवाएं देना अर्थात अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहीं से आयात और निर्यात करना चाहता है और आप उसमें अगर सेवा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लाइसेंस देना या लेना तथा फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंस लेना देना यानी कि अगर आप एक ब्रांड हैं और विदेशों में स्थित किसी संस्था से आप चाहते हैं कि उसको आप अनुमति दे दें अपने नाम और अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने की, यानी कि आपके प्रोडक्ट बेचने की या आपकी सेवाओं को देने की, तो इसके लिए लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग अपनाई जा सकती है। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग दोनों क्या होते हैं इन्हें हम अभी आगे डिटेल में जानेंगे। इसमें विदेशी विनिमय यानी कि जो फॉरेन करेंसी होती है उनका भी जो है लेन देन शामिल हो सकता है। फिलहाल विदेशी विनिमय का मतलब होता है विदेशों में विनिमय करना। विनिमय वस्तुओं और सेवाओं का भी हो सकता है और करेंसी का भी हो सकता है। चलिए बारी बारी से हम पहले जानते हैं आयात और निर्यात द्वारा वस्तु बेचना क्या होता है। मर्केंडाइज थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यदि व्यापार मात्र वस्तु को खरीदने और बेचने से संबंधित है तो उसे वस्तु क्रय विक्रय यानी मर्केंडाइज बोलते हैं। इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। इस प्रकार से वस्तु किसी भी अन्य राष्ट्र से मंगाई व बेची जा सकती है। जब एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र से वस्तु निर्यात करता है तो इसे हम आयात कहते हैं। इसके विपरीत जब वस्तु अन्य राष्ट्र में भेजी जाती है विक्रय के लिए तो इसे निर्यात कहा जाता है। तो मर्केंडाइज का मतलब क्या है? केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय। ओके। सेवा का आयात निर्यात, सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सेवा का तात्पर्य होता है अमूर्त प्रोडक्ट से, इंटेंजिबल प्रोडक्ट से। इसका मतलब क्या होता है? इसे अदृश्य व्यापार भी कहते हैं। इसमें पर्यटन, होटल, मनोरंजन, परिवहन, पेशेवर सेवा, परामर्श सेवा, शोध कार्य यानी रिसर्च वर्क, डाक, टेलीफोन, कुरियर सेवा, निर्माण सेवा, शिक्षण, वित्तीय सेवा, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार के बिजनेस में मूर्त संपत्तियों व उपकरणों की मदद जरूर ली जा सकती है। पर्यटन, संप्रेषण, परिवहन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विधा होती है। लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी लेना और देना थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं। अपने ट्रेडमार्क या पेटेंट या कॉपीराइट को
किसी अन्य व्यापारी को, अन्य राष्ट्र के व्यापारी को प्रयोग करने की अनुमति देना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक विधि है। इसके अंतर्गत कुछ शुल्क लिया या दिया जा सकता है। जैसे पेप्सी व कोका कोला बनाने वाली विदेशी कंपनी भारत में लाइसेंस देकर इसे बिकवाती है। इसी प्रकार से KFC कंपनी का चिकन सभी देशों में बिकता है। यह कंपनी फ्रेंचाइजी देती है। इस प्रकार से मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी लेकर व्यापार करना भी इसी में आता है। फॉरेन इन्वेस्ट समझ लीजिएगा, फॉरेन विनिमय यहाँ लिखा है, विनिमय दरअसल नहीं, यहाँ पर ये होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट के लिए विनियोग शब्द आता है, विनियोग, ठीक है, विनियोग, ठीक है, क्या आएगा, विनियोग। जो विनियोग है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विनियोग। ओके, देन विनियोग का मतलब क्या होगा, दो तरह के विनियोग, विनियोग का मतलब जान लीजिए किसी अन्य राष्ट्र में पूंजी लगाना, ठीक है, यही विनियोग होता है। ये दो तरह का हो सकता है, प्रत्यक्ष और प्रतिभूति में विनियोग। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत विदेशी व्यापारी मशीनों में, भूमि में और भवन प्लांट में पैसा लगाता है तथा घरेलू राष्ट्र से उत्पादन करवाता है, अपने यहाँ रहते हुए विदेश में उत्पादन कराता है। इसी को हम प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो विनियोग होता है, इससे विनियोगकर्ता क्या करता है, दूसरे राष्ट्र की कंपनी के प्रबंधन में वह भागीदारी हो जाती है। यानी कि ऐसे विनियोग से विनियोगकर्ता को दूसरे राष्ट्र की, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बात हो गई ख़त्म इसकी प्रत्यक्ष विनियोग की। इसके बाद में हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष विनियोग की। तो जो अप्रत्यक्ष विनियोग है, यहाँ ऐसे की जगह जो ऐसे शब्द है इसको आप कर लीजिए क्या, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो ये जो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें दूसरे राष्ट्र की कंपनी के प्रबंधन में भागीदारी हो जाती है। मान लीजिए कि कोई विदेशी विनियोजक है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वह कहीं पे खुद का पैसा लगाता है तो उसको वो प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहा जाएगा, ठीक है। उसमें उसको पूरे का पूरा मताधिकार भी मिलता है। प्रतिभूति विनियोग जो होता है, इसमें क्या होगा, इसमें एक कंपनी का दूसरी कंपनी के कुछ प्रतिभूतियों को खरीद लिया जाना होता है। इसमें ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से माल या मशीन में वो विनियोग करे, केवल उसके शेयर खरीद सकती है। तो जब कोई एक विदेशी कंपनी किसी अन्य देश में चलने वाली किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लेती है तो इसी को फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जा सकता है, अप्रत्यक्ष विनियोग भी कहा जा सकता है। इसके लिए आप अंशों को खरीद सकते हैं और उन पर लाभांश की प्राप्ति कर सकते हैं, या किसी विदेशी कंपनी को ऋण वगैरह देने का भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश करने के जो तरीके हैं, उसमें कौन कौन से तरीके होते हैं, आइए हम इसे जानते हैं। पहला होता है निर्यात या आयात। निर्यात और आयात अभी आपने पढ़ा है। जब आप एक देश से दूसरे देश में माल सेवाएं भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब आप किसी दूसरे देश से माल या सेवाएं मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का ये एक तरीका है। प्रत्यक्ष निर्यात होता है तब जब एक व्यवस्थित प्रणाली के तहत उत्पादन किया जाता है, ये जानते हुए कि हमें निर्यात करना है, उसके लिए उत्पादन करना है। अप्रत्यक्ष निर्यात तब होता है जब इसके अंतर्गत कोई एक कंपनी है जो निर्यात मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही होती है, जो कि सहायता करती है उत्पादन करने वाली कंपनी की, और यहाँ ये मध्यस्थ इनके उत्पादन को उनसे कलेक्ट करके बाद में ये क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा करके ये निर्यात कर देते हैं। तो इसे अप्रत्यक्ष निर्यात कहा जाता है। उत्पादन करने वाली कंपनी को ये पता नहीं होता है कि विदेशों में क्या चल रहा होता है। उसमें ये जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, बेसिकली एक्सपोर्ट हाउसेस का मतलब होता है ऐसे निर्यात गृह जो स्वयं उत्पादन नहीं करते, ये छोटे छोटे उत्पादकों से पैसा माल इकट्ठा करके विदेशों से ऑर्डर लेकर के उन्हें सप्लाई करते हैं। तो इसे अप्रत्यक्ष निर्यात कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्यात क्या है, स्वयं उत्पादन करना, ये जानते हुए कि हमें निर्यात करना है, उत्पादन करना और फिर उसे निर्यात कर देना, प्रत्यक्ष निर्यात। और जब आप स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं, अन्य उत्पादकों से माल इकट्ठा करके और फिर आप जो है उसे सप्लाई करते हैं विदेशों में, तो इसे एक अप्रत्यक्ष निर्यात कहा जाता है। इसके लाभ क्या क्या हैं? पहला लाभ, निर्यात या आयात करके हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हिस्सा बन जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का।
अन्य विधियां देखें तो उनमें सबसे सरल विधि है, यदि हम पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की बात करें, लोकली ओन्ड सब्सिडीज या संयुक्त उपक्रम की बात करें, तो उनकी तुलना में सबसे आसान है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ जाइए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आप हिस्सा बन जाएंगे। तीसरा जो इसमें लाभ है वो क्या है, समय और विनियोग यहाँ कम करना पड़ता है। यहाँ मात्र उत्पाद बनाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना है। आपको उसी तरह से सामान्य माल तैयार करना है जो आपके देश के लिए बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई मध्यस्थ बीच में है तो आपका काम और आसान हो जाता है। आप केवल माल बनाइए और मध्यस्थों को दे दीजिए, जिन्हें निर्यातक कहा जाता है या निर्यात प्रतिनिधि कहा जाता है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हाउसेस के रूप में काम करते हैं। इनका काम ही निर्यात यानी एक्सपोर्ट करना होता है। उसके आगे निर्यात की सारी फॉर्मेलिटीज़ वो स्वयं संभाल लेते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं, केवल वस्तुएं बनाना है और निर्यात एजेंट ढूंढना है ताकि उनसे आप उनके माध्यम से अपने सामान को विदेश में बेच सकें। क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा विनियोग नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आपका यहाँ जोखिम भी बहुत कम होता है। इसकी हानि और सीमाएँ भी कुछ हैं। इसकी पहली जो हानि है वो यह है कि निर्यात में हमें माल दूसरे देश में भिजवाना होता है, तो संभावना होती है कि यहाँ ये माल में कुछ टूट फूट हो जाए। इस वजह से ये जोखिम रहता है, माल ख़राब हो सकता है, टूट फूट हो सकती है माल में। इसके लिए जब पैकिंग आप ज़्यादा महंगी कराते हैं तो उस पर भी पैकिंग का व्यय बढ़ जाता है, इससे लागत भी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, ढुलाई लागत, परिवहन लागत, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सामान अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी नुकसान होते हैं। पहले ट्रेन से भेजते थे, अब हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ से माल भेजना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन से माल इनलैंड ट्रेड में हो जाता है, लेकिन विदेशों में ट्रेन तो नहीं चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में पानी के जहाज़ से या हवाई जहाज़ से माल भेजना और महंगा पड़ जाएगा। किसी दूसरे देश में माल भेजने पर या अन्य प्रकार की लागत और बढ़ जाती है, वह है बीमा लागत। जब सामान दूसरे देश में भिजवाना है तो जोखिम और बढ़ जाता है। सामान खराब हो सकता है, टूट सकता है, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है। ऐसे में माल की सुरक्षा के लिए व सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बीमा करवाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो बीमा की लागत अलग से बढ़ जाती है। ये सभी लागतें उत्पाद को महंगा बना देती हैं, लेकिन इन लागतों को हटाया भी नहीं जा सकता। अब जब माल आयातक देश में पहुंचता है तो वहाँ पर वहाँ की सीमाओं पर भी शुल्क लगाया जाता है। यहाँ एक लागत और बढ़ जाती है सीमा शुल्क के रूप में, है ना। तो प्रोडक्ट और महंगा होता चला जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। और प्रतिस्पर्धी का उत्पाद अगर सस्ता है तो आपका उत्पाद नहीं बिकेगा और आप पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जहाँ जो अपने यहाँ आयात की आज्ञा ही नहीं देते, तो आप वहाँ निर्यात करने की स्थिति में नहीं होते हैं। एक और बात आती है कि अपने देश में जब हम व्यापार करते हैं तो हमें अपने देश के बाज़ार की परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी होती है। हमारे देश के बाज़ार में कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है हमें सब मालूम होता है। लेकिन दूसरे देश के बारे में हमें उतना पता नहीं होता है कि वहाँ का कैसा बाज़ार है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। ऐसे में निर्यातक के अनुसार माल तैयार करना भी अपने आप में आपके लिए एक समस्या हो जाती है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं कि वो चाहता क्या है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की। फ़िलहाल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में एक और टर्म आपके सामने है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अनुबंध विनिर्माण। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सीखते रहें और वीडियो अपने सभी साथियों के साथ साझा करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से इन वीडियोस को आपके लिए और उपयोगी बना सकेंगे। और अगर आपको कुछ ख़राब लगा है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। आप ऐसे ही सीखते रहें, वीडियोस देखते रहें और साथियों के साथ साझा करते रहें। बहुत बहुत आभार।